है कि ये मुद्दा नफरत और विभाजन का वायरस है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज हमारे देश में नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता और असत्य छा रहा है। यदि हम इसे अभी नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में इतना नुकसान होगा कि हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। नफरत का वायरस हमारे बीच बिल्कुल मौजूद है और उसका सबसे विकराल चेहरा राजस्थान के करौली में दिखा जब हिंदू विरोधी हिंसा की गई और वहां पर पुलिस, राजस्थान का प्रशासन मूक दर्शक बना खड़ा रहा और आज भी मुख्य आरोपी फरार है। नफरत का वायरस, हिंदू विरोधी नफरत का वायरस मौजूद बिल्कुल है और उसको सबसे ज्यादा उसका संक्रमण फैलाने का काम कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम की तरह होता है, नफरत का वायरस बिल्कुल मौजूद है। जिस प्रकार से जो देश में 10 बड़े दंगे हुए जिसमें हजारों लोगों की मौतें हुई, वो सारे के सारे दंगे कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए, चाहे वो अहमदाबाद का हो, मुंबई का हो, भागलपुर का हो, नेल्ली का हो, हशीमपुरा का हो, मलियाना का हो और सिख नरसंहार 1984 का हो, जिसमें राजीव गांधी ने खुद ने इस नरसंहार को जायज ठहराने के लिए कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। किस प्रकार से उस समय जो सबसे मुख्य कैरियर थे इस नफरत के वायरस के, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को बचाने का और उन्हें संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, ये पूरा देश जानता है। पर हां, एक और वायरस हमारे बीच मौजूद है और वो है तुष्टीकरण के और वोट बैंक के वायरस का, जो मौजूदगी कांग्रेस पार्टी ने और संक्रमण कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में फैलाया है। और आज इसी के चलते राजस्थान में बिजली को भी हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। देश को तो बांटा ही था, क्लासरूम को हिजाब के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांट दिया, ध्वनि को लाउडस्पीकर के नाम पर हिंदू मुसलमान को बांट दिया, पर आज बिजली को भी राजस्थान सरकार ने हिंदू मुसलमान में बांट दिया जब उन्होंने ये आदेश पारित किया कि मुसलमान इलाकों में रमजान के समय मुस्लिमों को तो बिजली दी जाएगी, परंतु नवरात्रि के समय कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया। ये वही तुष्टीकरण का वायरस है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के लोग आंसू बहाते हैं, कभी बाटला हाउस के आतंकियों के लिए, कभी वो आंसू बहाते हैं खरगोन के दंगाइयों के लिए, परंतु एक भी ट्वीट शिवम, जो 16 वर्षीय बच्चा है जिसे गहरी और गंभीर चोटें लगी खरगोन में, उसके लिए नहीं कर पाती। ये वही कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण का वायरस है जिसके चलते हिंदू टेरर की शब्दावली तो गढ़ दी जाती है, परंतु जो इस्लामिक जिहाद कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार था, उस पर कांग्रेस पार्टी कभी कुछ नहीं कह पाती। तो आज इस नफरत के वायरस और तुष्टीकरण के वायरस से, जिसकी मुख्य कैरियर कांग्रेस पार्टी है, लोग भी समझ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो सरपंच की हत्या हुई और लगातार किलिंग हो रही है, इस पर महबूबा मुफ्ती का जो सरकार के ऊपर जो बयान आया हुआ है कि सरकार नजरिया नहीं बदल रही है। इधर कांग्रेस के एक नेता है अश्विनी हांडा, उनका पाकिस्तान के साथ इस संबंध में बात करना, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, जब से 370 और 35 से हटाया गया है, तब से आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद की राजनीति पर बड़ी चोट की गई है और इससे बौखलाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बार बार कभी कश्मीरी पंडितों को या कभी हमारे सरपंचों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। परंतु अफसोस की बात यह है कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो बार बार दिखाते हैं कि उनका हाथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साथ। आज एक भी बार पाकिस्तान का खंडन करने के बदले वो बार बार कभी भारत सरकार पर सवाल उठाते और कांग्रेस पार्टी तो ये वकालत करती है कि जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनके साथ बातचीत की जाए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 370 पर भी पाकिस्तान से सुर मिलाए थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, पाकिस्तान की स्क्रिप्ट से ही अपनी बातें रखी थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बार बार पाकिस्तान की लाइन लेती है और पुलवामा का दोष पाकिस्तान पर डालने के बदले भारत पर ही सवाल खड़े कर देती है, जैसे अधीर रंजन चौधरी और रणदीप सुरजेवाला ने किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के साथ एक बायलैटरल मामला है। तो नेहरू जी ने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया और कांग्रेस पार्टी कश्मीर में पाकिस्तान को स्टेक होल्डर समझती है। और आज इसी लिए फिर से एक बार
कांग्रेस पार्टी उनके साथ बातचीत की वकालत करती है जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। 26/11 का भी जो दोष है वो कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान पर नहीं डालना चाहते थे बल्कि आरएसएस और हिंदुओं पर डालना चाहते थे। मालेगांव और समझौता ब्लास्ट का भी दोष कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान और इस्लामिक जिहाद पर नहीं डालना चाहते थे बल्कि वो निर्दोष हिंदुओं पर डालना चाहते थे। बार बार पाकिस्तान से सुर मिलाना ये कुछ परिवारवादी पार्टियों का चरित्र बन चुका है। प्रेसिडेंट रूल लाने की यहाँ पर बीजेपी कह रही है क्योंकि जिस तरीके से परिस्थिति आ रही है। दूसरी बात, वहाँ एक ट्राइबल लड़की के साथ फिर से कथित रूप से रेप का मामला सामने आया। लगातार इस तरीके के केस जो है अब निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, जिस प्रकार से हंसखली बलात्कार मामले में ममता बनर्जी का निर्मम चेहरा सामने आया और पीड़ित के साथ खड़े होने के बदले उन्होंने जिस प्रकार से पीड़ित पर ही दोष डालने का काम किया, विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग की, तो बंगाल में बेटी बचाओ के बदले वहां पर अपराधी बचाओ चल रहा है। और ये पहली बार ममता बनर्जी ने नहीं किया है। इससे पहले पार्क स्ट्रीट रेप केस में भी जिस प्रकार से उन्होंने रवैया अपनाया था, ये दिखाता है कि बंगाल में आज मां माटी मानुष नहीं बल्कि मिसोजिनी, मर्डर और महिला विरोधी मानसिकता छा गई है। और इसी के चलते बार बार बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासकर बच्चियों के खिलाफ। अब जिस प्रकार से बीरभूम की घटना सामने आई है जिसमें कि एक आदिवासी बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया, या जलपाईगुड़ी में एक घटना सामने आई है जिसमें कि एक बच्ची ने अपने आप को आग लगा दी क्योंकि उसे बार बार हैरेस और थ्रेटन किया जा रहा था और उसमें भी तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल थे, परंतु संरक्षण पीड़ित को नहीं अपराधियों को देने का काम किया जाता है। और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस हंसखली मामले को तृणमूल कांग्रेस की सरकार और पुलिस से ट्रांसफर करके सीबीआई के पास दिया है। ममता बनर्जी को यह जवाब देना चाहिए कि आज बंगाल में महिलाएं इतनी असुरक्षित क्यों है, पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जो महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाते हैं, अलग अलग देश के हिस्सों तक पहुंच जाते हैं, वो मंडली जिसे मैं पीजीवी मंडली कहता हूं, पर्यटन एवं गिद्ध वल्चर पॉलिटिक्स वाली मंडली, वो कभी राजस्थान नहीं पहुंचते, वो कभी महाराष्ट्र नहीं पहुंचते और वो कभी बंगाल नहीं पहुंचते। जहां पर महिला उत्पीड़न किया जाता है वहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेता उसमें शामिल होते हैं और वहां पर न्याय को दबाने की कोशिश की जाती है, परंतु ये पीजीवी मंडली वहां पर नहीं पहुंच पाती। द कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी, क्या किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स के बाद बहुत सारे सवाल विपक्ष ने उठाए थे। देखिए, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे दिल्ली फाइल्स हो, और दिल्ली फाइल्स का सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, इस सब्जेक्ट को देखे बिना, ये फिल्म सामने आए बिना कुछ लोग ऑब्जेक्ट करना उस पर शुरू कर दिया है। क्यों कांग्रेस पार्टी और उनका इकोसिस्टम वैसे तो बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, क्रिएटिव फ्रीडम की बातें करता है, सहिष्णुता की बातें करता है, पर वो इतना असहिष्णु हो जाता है जब एक फिल्म बनाई जाती है जिसमें सत्य को बताया जाता है। किस प्रकार से कश्मीरी हिंदू के नरसंहार के सत्य को 32 वर्ष तक दबाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और जब उसे उजागर एक फिल्म ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर प्रतिबंध की मांग की, उसका विरोध किया, उस पर लीपापोती की। आम आदमी पार्टी के नेता ने विधानसभा में खड़े होकर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक उड़ाया। अब दिल्ली फाइल्स यदि सिख नरसंहार का सत्य दिखाती है और एंटी सीए जो हिंदू विरोधी दंगे दिल्ली में हुए थे, जिसका मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी का काउंसलर ताहिर हुसैन था, उसके सत्य को दिखाती है। वो दिखाती है कि किस प्रकार से ये नरसंहार और ये हिंदू विरोधी हिंसा किए गए राजनीतिक षड्यंत्र के साथ, तो इसमें कुछ लोगों को तकलीफ क्यों महसूस होती है। मैं तो कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आज पंजाब में है, उन्हें तो केवल स्वागत नहीं, उन्हें तो इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी घोषणा करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को भी इस फिल्म से क्यों आपत्ति होनी चाहिए, मतलब कि उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसे सत्य बाहर निकल कर आ जाएंगे जो वो नहीं चाहते कि बाहर आए।